हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार के सामाजिक निरर्थक कारक। ओके, तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना होगा कि मतदान व्यवहार क्या है। मतदान व्यवहार मत डालने के तरीके या उन कारकों को परिभाषित करता है जो वोट देने में लोगों को प्रभावित करते हैं, अर्थात जो वोट देने के लिए उन्हें ज़रूरी होता है या ऐसे कारक जो उन्हें प्रभावित करते हैं उन्हें मतदान व्यवहार कहा जाता है। इससे मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं पता चलता है। मतदान व्यवहार का अध्ययन मतदान के आंकड़ों, चुनावी आंकड़ों के रिकॉर्ड या अवलोकन तक सीमित नहीं है। यह मतदाताओं के अनुभव, भावना आदि के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को शामिल करता है और राजनीतिक कार्यवाही और स्थानगत ढांचों के साथ उनके संबंधों को भी शामिल करता है। ओके, मतदान व्यवहार के निरर्थक कारक। अभी हमने पढ़ा कि मतदान व्यवहार क्या था, अब हम देखेंगे कि निरर्थक कारक क्या है इसके। मतदान व्यवहार के विभिन्न निरर्थक कारक हैं, जैसे धर्म, जाति, वर्ग समुदाय, जातीयता, भाषा, विचारधारा, राजनीतिक हलचल इत्यादि। राजनीतिक दल इन कारकों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम जब भी चुनाव देते हैं, चाहे मैं हूँ या आप, हम धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय इन किसी न किसी पॉइंट से, किसी कारक से प्रभावित ज़रूर होते हैं। अगर हमने देखा कि ये हमारे कास्ट का है या हमारे वर्ग का है, जैसे आम आदमी पार्टी का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आम आदमी पार्टी गरीबों की तरफ से है, उसका निशान है झाड़ू। जब वो आई थी पार्टी, तब गरीब लोग उससे बहुत प्रभावित हुए थे, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, और उन्होंने उसे काफ़ी वोटों से दिल्ली में जिताया भी था। ओके, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जाति। हम पहले जाति पे जानते हैं। धर्म हमें पता है कि धर्म के हिसाब से कैसे होते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ को। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जाति, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। जाति मतदान व्यवहार का सबसे प्रमुख कारक माना जाता है, लेकिन 1990 के दशक से यह अधिक प्रभावशाली हो गया है। इसका प्रमुख कारण है वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी के लिए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना था, जिसने केंद्र सरकार की संस्थाओं में इन वर्गों के लिए आरक्षण का सुझाव दिया था। इसने उत्तर भारत में प्रमुख दलों जैसे बीएसपी, एसपी और आरजेडी को उभरने का मौका दिया। इन राजनीतिक दलों की पहचान दलितों, पिछड़े वर्गों या कृषक वर्गों के दलों के रूप में हुई है। इनके उदय के पूर्व कांग्रेस पार्टी विभिन्न जातियों के गठबंधन का प्रतिनिधित्व करती थी। इन पार्टियों ने निम्न जातियों के महत्व को रेखांकित किया है और इन जातियों ने चुनावी राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इन जातियों के उदय ने विभिन्न जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ा दिया है। जैसा कि आपने इसमें मैंने आपको पढ़ के सुनाया, और आप जानते हैं कि जाति कई हद तक चुनावों के परिणाम को प्रभावित करती है। इसी का फ़ायदा हमारे चुनाव अधिकारी चुनाव जो लड़ते हैं हमारे, जो वो बहुत उठाते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने 12th में सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी था कि कांग्रेस जो है अलग अलग तरह के वर्गों, जातियों के लोगों को शामिल करके चलती थी, जिस वजह से उसकी सरकार कई सालों तक बनी रही। लगातार वो भारी मतों से जीतती रही। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग आर्थिक मामलों जैसे रोजगार या रोजगार भत्ता, मूल्य वृद्धि, भूमि सुधार, सब्सिडी, गरीबी हटाओ, ऋण माफ़ी आदि में परिलक्षित होता है। ये मुद्दे कई चुनावों में अभियान का केंद्र रहा है। 1971 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रमुख नारा था गरीबी हटाओ। इस चुनाव में कांग्रेस को सफलता भी मिली थी। यह नारा मुख्य रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने वाला निर्धारित कारक बन गया था। ये आपने पढ़ा है 12th के चैप्टर 2 में, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व वाला चैप्टर था। उसमें हमने देखा था कि गरीबी हटाओ उनका नारा था, जिसमें कि ये नारा उनका सफल भी रहा काफ़ी हद तक। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि नेता कोई भी पार्टी एक नारा बनाए और वो सफल भी रहे।
पर कई हद तक नारे सफल रहते हैं अगर वो इन कंडीशन मतलब इन कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा भी। 1960 के दशक में देश के सुधार और कल्याण की योजना में राजनीतिक आंदोलनों के मुख्य मुद्दों में वर्गीय मुद्दों को भी शामिल किया गया था। ओके, थर्ड टॉपिक इज, हालांकि लिंग एक व्यापक अवधारणा या संकल्पना है, लेकिन जब हम मतदान के व्यवहार के संबंध में लिंग पर चर्चा करते हैं तो मतदान में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख मिलता है। 1990 के दशक के बाद से उपेक्षित तबकों या महिलाओं सहित सामान्य वर्गों के लोगों की चुनावों में मतदान को सहभागिता में वृद्धि हुई है। मतदान एक ऐसा उपकरण है जो अपने प्रतिनिधियों को पसंद करने के मामले में महिला सशक्तिकरण को सक्षम बनाता है। मतदान में महिलाओं की भूमिका का महत्व इन तथ्यों से उजागर होता है कि कई क्षेत्रीय दलों में महिलाओं से संबंधित मुद्दे को उनकी एजेंडा में शामिल किया गया है या नहीं। इन मुद्दों में घरेलू अर्थव्यवस्था, यौन हिंसा, विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण और सामाजिक दमन इत्यादि है। परंतु राजनीतिक दलों में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर मतभेद है। कई दलों ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के कल्याण के बारे में इन मुद्दों को शामिल किया है। यह नेताओं का एक तरीका होता है ताकि वो अपना चुनाव जीत सके। ये कई तरह के कारक होते हैं जिसमें ये लिंग तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें ये महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इतना जोर देते हैं ताकि लोग इनकी तरफ प्रभावित हों और ज़्यादातर महिलाएं। हमने कई तरह के नारे सुने भी हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या वगैरह वगैरह। ओके, तो हम चलते अपनी अगले कारक की ओर। तो हमारा अगला कारक है चौथा, जो कि है जनजाति। जनजातियाँ जातियों या वर्गों से अलग होती है। जाति का संबंध किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर से है जो हिंदुओं, मुसलमानों या सिखों में पाया जाता है, जबकि जनजाति की पहचान किसी अन्य लक्षणों पर जा सकती है। इन लक्षणों में सबसे प्रमुख है उनका प्रकृति के निकट होना, वन संपदा रहना, प्राकृतिक संसाधन या खनिज संपदा की उनकी अर्थव्यवस्था की निर्भरता, जनजातियों के सदस्यों में आपेक्षिक सामाजिक समानता तथा महिलाओं की आपेक्षिक स्वतंत्रता होना। जनजातीय विभिन्न धर्मों से संबंध रखते हैं, जैसे इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म आदि। संविधान में इनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। जनजाति जो हमारा है कास्ट, जिसमें अलग अलग तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे चुनाव व्यवहार को। सो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।